चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्योंकि ये जो लेसन है, अब इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था, पहला दूसरा भाग, ये तीसरा है। आपके वो जो बीच में क्रांतिकारियों वाले जितने भी टॉपिक है वो क्या कर दिए, हटा दिए। इसलिए उसके बाद जस्ट जनजातीय आंदोलन है, वो है। जनजातीय आंदोलन के बाद जो टॉपिक है क्रांतिकारी वाले, वो पूरे 2 पेज हटा दिए, वो आपके पाठ्यक्रम में अब नहीं है। इसलिए आज पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, और उसके बाद वो क्रांतिकारियों वाला जो टॉपिक है, उसके बाद राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919, ये वापस आपके टॉपिक पे है। अर्थात कि पूरा पार्ट में से बीच बीच से हटाया, ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी छट्टी करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जनजातीय आंदोलन क्या था। आपको जैसे कि पता है कि 23 जून 1757 कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद एक प्रकार से धीरे धीरे पूरे देश के ऊपर किसका कब्जा होता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता रहा, कब्जा होता रहा। जो कंपनी, जो लोग व्यापारी बनकर आए थे, वो इस देश के धीरे धीरे क्या बन गए, भाग्य विधाता। अब हुआ क्या कि देखिए, हमेशा से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि इतिहास को खोल के देखोगे, कोई भी कौम इतनी कायर नहीं होती है कि पूरी तरीके से अपना आत्मसमर्पण कर दे। भारत के लोग डरे हुए लोग थे, परंतु बीच बीच में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी कीमती चीज होती है उसकी अपनी आजादी। और अंग्रेजों के आते ही जैसे ये पता चलने लगा कि हमने अपनी आजादी को खो दिया, तो पूरे भारत में एक साथ नहीं हो पाया ऐसा, पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्या, कहीं न कहीं कोई चिंगारी क्या होती रही, लगती रही। 1857 की कल क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें भी क्या था, कानपुर, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, वहां पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कुछ लोगों ने क्या की थी, क्रांति की थी, जिसे 1857 का संग्राम कहा गया। अब 1857 में हुआ क्या कि उसके बाद अंग्रेजों ने इतना ज्यादा उत्पीड़न किया, उन्होंने बदला लिया भारतीयों से। अंग्रेजों का जो क्रूरतम चेहरा है वो दुनिया के सामने तब आया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि भारतीयों के साथ यदि बदला नहीं लिया जाए, यदि भारतीयों के साथ बदला नहीं लिया जाए, तो आने वाले समय में विद्रोह की चिंगारी और भी उठ सकती है। क्लियर? इसलिए क्या हुआ, फिर एक प्रकार से क्रांति का वो दौर थम गया। परंतु ये जो जनजातीय आंदोलन है, जो हमारे ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो जनजाति थी, आदिवासी, भील, गरासिया, या इस प्रकार से दक्षिण भारत में रहने वाली बिरसा मुंडा, ये सभी जनजातियां हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा यदि कोई खुले मन से रहा है, बिना किसी बाधा के रहा है, तो जनजाति क्षेत्र। आज भी वो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। आज भी उनके मकान अलग अलग मंगरियों पे, अलग अलग जगह पे दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने का मतलब ही होता है कि उन्हें सबसे जो प्रिय चीज है उनकी अपनी आजादी। परंतु चूंकि जितनी भी जनजातियां थी, वो सभी जनजातियां क्या थी, खेतीहर थी। वो या तो वन के ऊपर निर्भर थी, या फिर खेती करके अपना काम चलाती थी। पर यहाँ पर अंग्रेज तो व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ की धरती के ऊपर कब्जा कर लिया। और जैसे ही यहाँ की धरती के ऊपर कब्जा किया, तो सबसे पहले जो जनजाति थी, उन्हें लगा कि हम अपनी आजादी खो देंगे। और उस आजादी के खोने के डर से भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए। यहाँ पर मैंने जो बॉक्स के अंदर कुछ आंदोलन यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बन सकता है, जनजातीय आंदोलनों के कारण क्या थे। जो आपका जनजातीय, आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा है, पढ़ के आए होंगे, तो पूरा पूरा डिट्टो आपको याद रह जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है 3 या 4 नंबर का, कि भारत में जनजातीय आंदोलन के क्या कारण थे। यहाँ पर कुछ कारण मैंने लिखे हैं, विस्तार से आप नोट्स बनाओ तो लिख सकते हैं। पहला कारण, आजादी खोने का डर। जनजातियों को सबसे प्रिय उनकी अपनी आजादी होती है, और वो किसी भी कीमत पर अपनी आजादी को खो नहीं सकते थे। पर जब अंग्रेज भारत में आए, तब उन्हें लगा कि यार अपने साथ तो बुरा हो गया ये, और ये हमारी आजादी को छीन रहे हैं, हमें गुलाम बना देंगे। और जब गुलामी का जो डर होता है, वो अच्छे अच्छे कायरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर लेता है।
तो पहला कारण ये था उन्हें अपनी आजादी खोने का डर लगा। दूसरा विदेशी हस्तक्षेप। जनजातीय वो अपने परिवार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। दो भाई होते हैं, दो भाई में भी एक भाई दूसरे भाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए वो मकान क्या करते हैं, दूर दूर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय चीज है अपनी आजादी, अपने हाल में रहो, मस्त रहो। यहां पर जब इन्हें लगा कि अब विदेशी हस्तक्षेप अर्थात कि गोरे लोगों का हस्तक्षेप हमारे बीच में यदि बढ़ जाएगा तो हमारी उनकी जो सामाजिक परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, उनकी अपनी जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी, या हो सकता है कि उनके धर्म के ऊपर प्रहार हो जाए, ये डर उन्हें धीरे धीरे सताने लगा। तीसरा है प्रशासनिक परिवर्तन, क्योंकि जनजाति एक ऐसी जाति थी जो कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं थी, परंतु अंग्रेजों के आने से धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप कैसे बढ़ने लगा, उन्हें लगने लगा कि जैसे उनके खेत है, अब उन्हें खेत पे लगान देना पड़ता था, जबकि जो सामंत जो रियासत काल में जो राजा थे, राजपूत राजा थे, वो भी उनसे लगान नहीं लेते थे। परंतु अब इस प्रकार से अंग्रेजों का इंटरफेयर होने लगा तो उनके मन में डर समाने लगा। और चौथी चीज थी अत्यधिक कर, कि ये जो अंग्रेज थे उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने न धर्म को छोड़ा, न जातियों को छोड़ा, न संप्रदाय को छोड़ा, सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। इसलिए अभी कर लगाने लगे। कर जैसे कि खेती के ऊपर उनका टैक्स होता था, जिसे लगान कहते थे, उसका 1/6 या 1/4 जो भी भाग है उन्हें कमा के उनकी कोष में क्या करना पड़ता था, जमा कराना पड़ता था। जगह जगह अपने गांव में देखो वो पुराने चबूतरे बने हुए हैं, और आपको लगता है कि चबूतरे ऐसे ही बने हुए, नहीं, चबूतरे ऐसे ही नहीं बने। वो चबूतरे प्रतीक है अंग्रेजी दास्ता के लिए। वो चबूतरे वो किस बात के प्रतीक है मैं आपको बता दूं, ये जो चबूतरे हैं उनके ऊपर हमें अपना लगान देने जाना पड़ता था। जैसे टोकर का ये जैसे चबूतरा है, ये भी नया बना होगा, उसके पहले पुराना होगा। यहाँ पर क्या होता था कि अंग्रेज के अधिकारी आते थे, जैसे ही फसल होती थी, जिसके जितनी फसल होती थी उसका 1/6 हिस्सा जाके वहां पर रखना पड़ता था। तो ये अत्यधिक कर से उनके मन में डर बैठने लगा था, और फिर अर्थव्यवस्था भंग, और उन्हें धीरे धीरे लगा जनजातियों को कि हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रहार हो रहा है, क्योंकि जंगल से फल फूल गोंद वगैरह इकट्ठा करते थे, उनके ऊपर भी उन्होंने कर लगा दिया। उनके जो अपने कुटीर उद्योग धंधे थे वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। और ये सभी कारण ऐसे मिले कि धीरे धीरे कारण जब इकट्ठे होने लगे तो फिर जनजातियों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में क्या होने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की आग भड़कने लगी थी। यदि इससे पूछे तो मैंने इतनी देर तक बोला, इसका मतलब ये 8-10 लाइन होगी, ज्यादा होगी। इसको ये टॉपिक इतने भी याद रह जाए तो आप इसका डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। अब एक ही समय में एक जगह नहीं हुए, हाँ वो एक समय क्षेत्र था 1857 के बाद या उसके पहले, इस दौर के आसपास अलग अलग जगहों पर अलग अलग, एक तो बंगाल में और एक दक्षिण भारत में ये आंदोलन हुए आदिवासी जनजातियों के बीच में। जो सबसे पहला विद्रोह था वो था कोल विद्रोह। कोल जैसे अपने यहाँ मीणा, भील, आदिवासी गरासिया होते, ठीक इसी प्रकार से उधर एक जनजाति होती, इसे क्या कहते हैं, कोल विद्रोह। प्रश्न पूछेगा कोल विद्रोह, जिसे टिप्पणी लिखी है, कोल विद्रोह इतना ही दे देगा, टिप्पणी लिखी है कोल विद्रोह, उसके ऊपर आपको 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कोल विद्रोह क्या था। एक तो देखो कोल विद्रोह हुआ क्यों 1831 के आसपास, क्योंकि जब अंग्रेजों की जो प्रशासनिक जटिलताओं को देखा, उनका कठोर भूमिकर का नियम देखा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार, अर्थात कि वो हमें कुछ मानते ही नहीं थे। मैंने पहले ही कहा था उनकी नजर में इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब हमारी तुलना किसके साथ होती थी, कुत्तों के साथ होती थी, क्योंकि हम काली चमड़ी वाले थे। रंग भेद बहुत ज्यादा उस समय था, अंग्रेजों के मन में अपनी गोरी चमड़ी को लेकर बहुत गुमान था, इसलिए उनके उस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखकर, और उस समय क्या हुआ कि 1831 में मुखिया मुंडो, मतलब कि बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, जो कि इस आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ था, जो झारखंड उस साइड क्षेत्र में। ये जो इन मुंडो का, जैसे कि इनकी जो एक प्रजाति कोल प्रजाति में इनका मुखिया होता है, जिसे मुंडा कहते हैं, उन मुखिया मुंडो से भूमि छीन कर बाहरी लोगों को दी जाने लगी। जो बड़े बड़े जैसे कि अपने यहाँ जमींदार होते थे, वैसे वहां मुंडे होते थे, और उनके जो मुखिया होते थे जमींदार की तरह ही, उनकी जो लोकल जमीन छीन कर क्या करने लगे, अंग्रेज लोग छीनने लगे, और उस जमीन को किसको देने लगे, बाहरी लोगों को। जबकि पहले ये था वहां पर कि जो जनजाति एरिया होता था, हमारी जमीन है उनकी रहती थी,
कोई दूसरा उसे ले नहीं सकता था। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ किसी आदिवासी की जमीन हो तो आप लोग नहीं खरीद सकते, हम नहीं खरीद सकते। आदिवासी की जमीन सिर्फ कौन खरीद सकता है? आदिवासी। आप यदि करोड़ों रुपया दे दो तो भी आदिवासी की जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। पर यहाँ तब जब गुंडों की जमीन को छीन कर जब अंग्रेज बाहरी लोगों को देने लगे तो धीरे धीरे उन लोगों के मन में क्या हुआ? विद्रोह पैदा हुआ। किस किस? रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामाऊ और मानभूमि। नाम याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट टू फैक्ट लिखने पड़ेंगे कि इन जगह पर ये जो इस कोल विद्रोह प्रारंभ हो गया मुंडा जाति ने। और उसके बाद अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया और सैन्य अभियान चलाने के बाद फिर क्या हुआ? धीरे 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 उसके बाद सैन्य अभियान चलाने के बाद इस कोल विद्रोह को 1-2 साल लगे उसको दबाने में। 1-2 साल लगे। आ जाओ बेटा। अब 2 लड़कियां, एक को नीचे बैठे इसलिए दोनों बैठ जाओ। हाँ, ये था कोल विद्रोह। अब जैसे कोल विद्रोह के बारे में वो टिप्पणी थी बाय द वे पूछ ले तो आपको क्या करना है? मैं जैसा बोला था कि कोल विद्रोह का कारण क्या था, किस जगह पर हुआ और उस अभियान को दबाने के लिए क्या किया, इतनी लाइन आपको क्या करनी है? लिखनी है। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह। ये विद्रोह हुआ था बंगाल में। पहले बंगाल, देखो बंगाल एक ऐसी भूमि है जहां पर हर चिंगारी भारत में सबसे पहले लगी। सबसे बड़े बुद्धिजीवी बंगाल में पैदा हुए और कोई भी ज्योति जब जली है तो वो कहां से शुरुआत हुई? उसकी बंगाल से शुरुआत हुई। आपने देखा हो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, या जो भी हुआ भारत में, वो कहां से शुरुआत हुई? बंगाल से हुई। बंगाल में सन्यासी विद्रोह क्या था? देखिए, बंगाल एक बहुत ही धर्म के मामले में बहुत क्रेजी स्टेट था उस समय। और वहां पर जो सन्यासी होते थे वो खेती का भी काम करते थे और वो धार्मिक यात्राएं भी करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मंदिरों की यात्राएं करना। उस समय क्या हुआ? 1769 से 70 तारीख याद रखना। बंगाल में अकाल पड़ा था, पूरे भारत में अकाल पड़ा था। उसमें लाखों लोग मारे गए थे। जिसे उस अकाल के बारे में कभी और जिक्र करेंगे। ये समय था 1769 से 70। पर अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेजों को कोई दया नहीं आई और उन्होंने कठोरता पूर्वक क्या किया? उन्होंने टैक्स वसूल किया। अब खेतों में कुछ पैदा होगा तो वो देंगे ना। अब खेतों में पैदा ही नहीं हो रहा है तो कहां से लाके देंगे? तो उन्हें अपनी पत्नियों के जेवर गिरवी रखकर, अपने खेत खलियान बेच बचाकर, अपने मकान बेचकर भी उन्होंने वो कर देना पड़ा और अंग्रेज वो वसूलते थे। इसलिए वहां के लोगों के मन में क्या था? एक बहुत ही ज्यादा विद्रोह की भावना थी। और जो सन्यासी, वहां जो एक सन्यासी संप्रदाय था वो क्या करता था? कृषि भी करता था और वो यात्राएं भी करता था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उन सन्यासियों की यात्राओं के ऊपर रोक लगा दी। पहले वो एक स्थान से दूसरे मंदिर तक, एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल तक जो यात्राएं करते थे, उन यात्राओं पर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दी? रोक लगा दी। और कृषि के ऊपर टैक्स तो ऑलरेडी था। इसकी वजह से इनके मन में, सन्यासियों के मन में क्या एक बहुत ही ज्यादा विद्रोह पनपने लगा। तब सन्यासियों का जो गिरोह हुआ एक साथ ही संगठित हुए और वो क्या करने लगे? फिर अंग्रेजों की जो कोठियां बनी हुई थी, जहां पर उनकी व्यापारिक कोठियां और उनके राजकीय जो कोष होते थे, खजाने होते थे, उसके ऊपर सन्यासी क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे और उसे लगातार लूटने लगे। और ये अलग अलग जगह पर ऐसे सब सन्यासी मिलके करते थे। और फिर उस समय फिर वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था, उस वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में पूरी एक सेना आई और उन सेना ने धीरे धीरे कालांतर में 2 साल लगे और उन्होंने क्या किया? उस विद्रोह को धीरे धीरे, सन्यासी विद्रोह को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। देखिए, ये विद्रोह जो हो रहे थे, चाहे ये कोल विद्रोह हो चाहे सन्यासी, अंदर से अंदर अंग्रेजों को एक बात तो पता चल रही थी कि ये देश कहीं न कहीं भबक रहा है। पर अंग्रेजों की खुशकिस्मती थी कि इस देश में जो चिंगारी अलग अलग क्षेत्र में लग रही थी, एक साथ देश यदि भबक गया होता, यदि विद्रोह में खड़ा हो गया होता, तो हम 100-200 साल पहले ही आजाद हो चुके होते। पर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज क्या करते थे? जहां पर जैसे कि सन्यासी विद्रोह हुआ, विद्रोह होने के बाद वहां दमन करते थे। दमन का मतलब कि जिन लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया होगा, कठोरता पूर्वक फांसी पे चढ़ा देते थे, सरेआम फांसी पे चढ़ा देते थे, जेलों में डाल देते थे, गायब कर देते थे। उनका मकसद क्या होता था? ताकि उस क्षेत्र विशेष में उन लोगों को क्या किया जाए? डराए जा सके। और वो डराने का काम करते थे। डराने का मकसद ये होता था ताकि इस खौफनाक कहानी को सुनकर दूसरे लोग कभी विद्रोह नहीं कर सके।
उसके बाद हुआ संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह एक प्रकार से जन विद्रोह था। संथाल भी एक जनजाति है, ये भी एक जन विद्रोह था। कुछ लोगों से प्रारंभ हुआ, फिर इसमें सभी आम लोग इसमें मिल गए। अब ये संथाल, इसमें भी कारण क्या था देखो, भूमिकर अधिकारी, पुलिस का दमन, जो टैक्स लेने वाले, जो जमीन के ऊपर टैक्स लेने वाले, जो लगान लेने वाले जो अधिकारी थे, वो बहुत दमन करते थे। अर्थात कि टैक्स नहीं दिया तो व्यक्तियों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करते थे। इसके अलावा जमींदार साहूकार, जो जमींदार और साहूकार थे मीडिएटर। अब इसे समझना थोड़ा, जमींदार और साहूकार मीडिएटर कैसे थे। अब अंग्रेज इतने पूरे भारत में लगान तो वसूल कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो लगान वसूल करने का काम किसको दे दिया था, बीच में जो दलाल होते थे जमींदार साहूकारों को, भाई तुम लगान वसूल करके हमको दे दो। तो जैसे बाय द वे सोचोगे किसी से 1 रुपया लगान लेना है, अंग्रेज कहते थे कि इससे 1 रुपया लगान लेना है, पर जो मीडिएटर होते थे वो क्या करते थे, 1 की जगह 2 रुपया लगान लेते थे, 1 अपनी जेब में रखते थे, 1 अंग्रेजों को दे देते थे, जिससे इस लगान का, भूमिकर का बोझ किसके ऊपर बढ़ता जा रहा था, लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा था। और वो जमींदार और साहूकार उस लगान को लेने के लिए, कर को लेने के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे। और ये कारण धीरे धीरे मिले। तो संथाल में वहां पर 2 भाई थे, एक का नाम था सिंधु और दूसरा का नाम था कान्हू। इनके नेतृत्व में संथाली जो जनजाति है वो एक साथ इकट्ठी हुई और जगह जगह टुकड़ों टुकड़ों में अंग्रेजों के ऊपर क्या करने लगे थे, ये आक्रमण करने लगे थे। और फिर बाद में और इन लोगों ने संथाल को, इस परगना को, इस क्षेत्र को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम आजाद है, अंग्रेजों का राज हम पे नहीं चलेगा। और उसी समय 1856 में फिर उसके आसपास अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया और वो सैन्य अभियान चलाने के बाद फिर इस जो संथाल विद्रोह है उसे क्या किया जा सका, उसे दबाया जा सका। ये था संथाल विद्रोह। उसके बाद था भील विद्रोह, पश्चिमी तट पे, दक्षिण भारत के पश्चिमी तटों पर। वहां पर एक भील, एक छोटा सा समुदाय था, खानदेश 1812 से 19। उन लोगों को भी वही प्रॉब्लम हुई थी, कृषि संबंधी कष्ट थे। और जो नई सरकार, जो अंग्रेज सरकार आई थी, इसके लिए उनके मन में क्या था, बहुत ज्यादा भय था। इसलिए 1825 और यहाँ पर क्या हुआ कि क्षेत्र में अलग अलग समय में 1825 में, 1841 में, 1846 में, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर जैसे जहां माहौल बनता था वैसे क्या करते थे, वो विद्रोह कर लेते थे। परंतु बाद में अंग्रेजों ने भी यहाँ पर भी सैन्य अभियान करके अपने सैनिकों को बेचकर, अपनी बटालियनों को बेचकर उस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया गया। और अंतिम जो जनजातीय विद्रोह था वो था रमोसी विद्रोह, नाम याद रखना। अब ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न वो पूछ लेगा तो ये शब्द जो है ये ध्यान रखने पड़ेंगे, सन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इसके लिए क्या 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी बात है। ये भी पश्चिमी घाटी में रमोसी जनजाति, एक विशेष प्रकार की रमोसी जनजाति है। उस रमोसी जनजाति ने 1822 में सरदार चित्तर सिंह, कौन, सरदार चित्तर सिंह, और इन्होंने क्या किया कि जो सतारा वगैरह जो था उसको लूट लिया। और 1800 और इसके बाद, और ये अंग्रेजों का ये आरोप था कि ये एक्चुअल में इनको भड़काने वाले थे मराठे थे। कौन थे, अब मराठे, क्योंकि अब खुल के लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, वो अंग्रेजों से हार चुके थे। और वो कैसे क्या हार है वो तो आपके पाठ्यक्रम से पूरा हटा दिया गया है, इसलिए वो आपको पता नहीं चलेगा। उन्होंने भड़काने का काम किया। 1825-26 में फिर वहां पर विद्रोह हुआ, परंतु हर विद्रोह को अंग्रेजों ने सैन्य अभियान से दबा दिया। अब आप एक चीज देखिए, इसमें कॉमन चीज देखिए, जितने भी ये जनजातीय आंदोलन हुए सबके पीछे कारण एक ही था। सबके कारण वही सेम टू सेम थे, लगान, दमन, स्वतंत्रता छीनने का भय, दुर्व्यवहार, जातिगत भेदभाव, ये सब कारण ही थे। अब यहां पर देखिए आप लोग, और सभी जगह सैन्य अभियान से दबाया गया। इसमें एक चीज आप ध्यान से नोट करोगे, ये जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए सभी अलग अलग समय पर एक अंतराल में हुए, ये एक साथ नहीं हुए। यदि एक साथ हुए होते हैं तो अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि इनको दबा सके। अब अंग्रेजों के पास रिजर्व बटालियन होती थी, कई हुआ अभी जैसे कई विद्रोह हुआ, दबा दिया इसको, फिर साल 2 साल में कई और होता था उसे दबा देते थे। सभी जगह एक साथ नहीं हो पाया ये हमारे, क्योंकि देखो ये देश उस समय हिंदुस्तान के रूप में, भारत के रूप में एक नहीं था। अब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद आपने देखा 1857 के बाद ये जनजातीय आंदोलन हुए। ये एक प्रकार से खदबदाहट थी। आपने देखा होगा कि पानी को आप गर्म करते हो
99 डिग्री तक वो क्या करता है, बिल्कुल जमा रहता है, हल्की हल्की भाप निकलती रहती है। 99.9 डिग्री तक भी उसमें हलचल नहीं होती है। और जैसे टेम्परेचर उस पानी का 100 डिग्री पहुंच जाता है, वो क्या करने लगता है, उबलने लगता है। उसके पहले नहीं उबलता है वो। मतलब कि ये भूमिका थी, ये सभी 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, ये पानी 99.9 डिग्री तक उबल रहा था और ये प्रोसेसिंग चल रहा था। और वो 1 डिग्री 0.1 डिग्री बस उतना ही बाकी था। और उसी समय एक नई शुरुआत हुई। ये 1857, हमको इसी के आसपास आजाद हो जाना चाहिए था 1850 तक ही। यदि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ होता, अब मैं इतिहास को पूरा पलट रहा हूं, देखो, और मैं सही बोल रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं आपकी किताबें क्या कहती हैं, क्योंकि मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने इन किताबों से कई गुना किताबें इतिहास की दूसरी पढ़ी हुई है। इतिहास की उन किताबों में हाँ, तो जब मैं यदि कह रहा हूं कि हम 1850 के आसपास से आजाद हो जाने चाहिए थे, पर नहीं हुए। फिर ये कह रहा है कि राजनीतिक आंदोलन हुए, कि राजनीतिक आंदोलन नहीं होते तो हम वाकई 100 साल पहले आजाद हो गए होते। राजनीतिक आंदोलनों ने ही इस देश का कबाड़ा कर दिया और हमसे हमारी आजादी को 100 साल आगे ढकेल दिया। अब इतिहास की किसी किताब में भी ये नहीं लिखा होगा। अक्सर हम कहते हैं कि गांधी ने हमें आजादी दिलवाई, नेहरू ने हमें आजादी दिलवाई, इन लोगों ने जो राजनीतिक आंदोलन करके हमें आजादी दिलवाई। ये इतिहास में यही लिखा हुआ है। लिखेंगे इसे, उस समय था भी सही। इनका 1857 से 1919 लगभग 100 साल, 1947 तक 90 साल का इतिहास है। इतिहास में लिखा हुआ भी है। पर किसी भी आंदोलन यदि कोई चले और 90 साल तक उस आंदोलन को चलाकर तुम आजादी लो, तो ऐसे आंदोलन पे थू है, धिक्कार ऐसे आंदोलन पे। देखिए, जब अंग्रेजों को पता चल गया कि इस देश में जो पानी है वो 99.9 डिग्री तक पहुंच गया, तब इस देश में एक नई राजनीति आई और वो लाने वाले भी अंग्रेज थे। द सेफ्टी वॉल्व ऑफ पॉलिटिक्स। सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व का नाम सुना? कुकर को देखना ध्यान से, कुकर का हत्ता देखना, हत्ते के नीचे एक टिकड़ी लगी होती है, हर कुकर में लगी होती है, उसे सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। वो क्यों होती है आपको बताएं? कभी कभी क्या होता है, कुकर की सीटी खराब हो जाए और भाप निकल नहीं पाए, तो क्या होगा, कुकर धीरे फिर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। यदि भाप निकल ही नहीं पाए तो बोले कितना भी मोटा कुकर क्यों, फट जाता है। और फटने के बाद यदि उसके अंदर से जो चिंगारियां वगैरह निकलती है, वो लोहे के टुकड़े निकलते हैं, वो गोली की रफ्तार से निकलते हैं। क्या किया जाता है, हत्थे के नीचे एक क्या रखा जाता है, एक टिकड़ी है। अब उस टिकड़ी को थोड़ा प्रेशर पड़े तो टिकड़ी वहां से क्या होती है, निकल जाती है। यदि भाप अंदर इकट्ठी हो रही हो, सीटी आने की और खराब चौक हो गई हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, वो सेफ्टी वॉल्व रखा गया है, वो टिकड़ी वहां से निकल जाएगी और जो भी भाप इकट्ठी है वो पूरी क्या हो जाएगी, उस छेद से बाहर निकल जाएगी। वो किसके लिए, उस कुकर को बचाने के लिए। ये देश एक कुकर बन गया था और अंग्रेजों को ये बात पता था और उन्हें ये भी पता था कि इस कुकर की सीटी भी खराब हो गई है। तब उन्हें ये भी पता था कि ये कुकर आज कल फटेगा। तब उन्होंने क्या किया, उस ढक्कन के नीचे जो टिकड़ी लगा दी, उसे सेफ्टी वॉल्व कहा गया। और वो जो टिकड़ी थी वो कांग्रेस थी। आपको पता है कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑक्टेवियन ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने। वो कौन था? एक रिटायर्ड अंग्रेज था, IAS था। जो मैं इतिहास बोल रहा हूं, मैं या किसी पार्टी की बात, मैं आज वो वाली कांग्रेस, आज वाली कांग्रेस नहीं थी भाई, ठीक है। कांग्रेस तो यूं तो वहां पर भी है, अमेरिका में भी है, इसका मतलब ये हमारी वाली कांग्रेस है, वो वाली बात नहीं है। कांग्रेस तो एक वर्ड है, ठीक है। उस कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और वो 1885 के आसपास हो गई थी। वो स्थापना हुई नहीं थी, वो स्थापना अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि उन्हें वो टिकड़ी लगानी थी, सेफ्टी वॉल्व। इस देश में विस्फोट से सब मरे, उससे बढ़िया है कि धीरे धीरे जो भाप अंदर इकट्ठी हो रही है वो क्या हो जाए, निकल जाए। और वो जो सेफ्टी वॉल्व वाली पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, दैट वाज द राजनीतिक आंदोलन। ये कब से कब तक?
1857 से 1919 तक। 1857 की क्रांति जब हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए गए और सीधा इंग्लैंड की महारानी का राज आ गया। कहां पर? भारत में। वहां का जो राजतंत्र था उससे सीधा संचालित होने लगे। बीच से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? हट गई। और 1857 के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ आई कि भारत के साथ इतना भी अन्याय मत करो कि ये लोग उबल पड़े। तब उस समय अब ये जो अभी तक जो विद्रोह चल रहे थे वो हथियार वाले विद्रोह थे, तलवार वाले विद्रोह थे, जो हिंसक क्रांति वाले विद्रोह थे। पर उस जगह अब उस विद्रोह में ये जो लोग दूसरे लोग जो नेतृत्व कर रहे थे उसकी जगह कौन आ गया था? आधुनिक शिक्षित लोग, भूपति जो होते थे, बड़े बड़े सामंतवाद होते थे और संपन्न वर्ग। 1 2 3 ये हुआ करते थे अंग्रेजों के चमचे। आपको बताओ, मैं सीधा बोल रहा हूं मैं, और आप बताओ मैं यदि इस पे बोल रहा हूं, यदि मैं, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा, इस पे बोल रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं गलत होता तो बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर फिर केस भी दर्ज हो सकता है, मैं जानता हूं। पर मुझे बताया कि इतिहास की दृष्टि से मुझे झुठलाया नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे डर नहीं है। ये जो लोग थे आधुनिक शिक्षित कौन थे? ये वो लोग थे जो इंग्लैंड में जाके वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। और जाते कौन थे? राजा महाराजाओं के बच्चे। आपको बताया उस समय कॉलेजें खुली थी भारत में बहुत ज्यादा, देहरादून साइड में, जिसे कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल है। अजमेर में एक स्कूल है मेयो कॉलेज, आज भी है, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है। कॉलेज क्या थी? राजाओं के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे वहां पढ़ते थे, उसके अलावा कोई पढ़ नहीं सकता था। तो आप सोचिए कि जिन अंग्रेज संस्थानों में वो लोग पढ़े शिक्षित हुए तो उनकी मानसिकता क्या रही होगी? अंग्रेज क्या उनके कॉलेजों में यदि भारतीय को बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे तो नहीं पढ़ाएंगे कि अंग्रेज खराब है, ये वो है। वो तो उनकी शान और शौकत बताएंगे, उनका इतिहास बताएंगे, और वो यही बताएंगे कि इस देश के भाग्य विधाता हम हैं। वे लोग शिक्षित हुए धनाढ़ी लोग थे जो कहीं न कहीं अंग्रेजी कल्चरल में डूबते जा रहे थे। धोती कुर्ता छोड़कर जो कोट और टाई पहनने लगे थे, और वो उनकी जो जीवन शैली थी जो ठेठ भारतीय थी, धीरे धीरे वो भारतीय जीवन शैली कन्वर्ट होके वो बिल्कुल आधे अधूरे अंग्रेज बन गए थे। देखिए, अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए 1947 को, पर अपने पीछे ही काले रंग वाले अंग्रेज छोड़ के गए थे, क्योंकि संसद में बैठे जितने नेता थे उस समय वो एक प्रकार से पूरी की तरह ही सिर्फ सकल सूरत से काले रहे होंगे, बाकी सब के सब मानसिक रूप से कैसे थे? वो अंग्रेज थे। और बड़े प्यार मोहब्बत से अंग्रेज गए। यदि आजादी लेनी होती तो क्रांति होती है, पर अंग्रेज तो हमें साइन करके ये देश देके गए। और जब उस अंतिम वायसराय माउंटबेटन को हमने विदा किया था, पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी थी, मतलब ऐसे कि जैसे उन्होंने एहसान किया हो। इसीलिए तो आजादी की कीमत हमें पता नहीं है। तो ये लोग थे, ये जो राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व अब नए सिरे से किनके हाथ में आ गया था? इन लोगों के हाथ में। और इन लोगों की मानसिकता पहले से कैसी थी? अंग्रेजियत में डूबी हुई, पाश्चात्य संस्कृति में डूबी हुई। तो आप सोचिए कि फिर अंग्रेज क्या इन लोगों के भरोसे क्या देश को आजादी इतनी जल्दी मिल सकती थी? नहीं, इसलिए मिली क्योंकि आजाद कराने के लिए जो नेतृत्व था वो पूरी तरीके से वो नेतृत्व अंग्रेजी संस्कृति में डूबा हुआ था, पाश्चात्य संस्कृति में डूबा हुआ था। इसलिए इस आंदोलन को हमने 90 साल तक चलाया और 1947 में हमें आजादी मिली। यदि सब एक हो जाते तो ये आजादी का मसला मात्र एक दिन का था, क्योंकि इंग्लैंड में भारत में उस समय भी अंग्रेजों के 10, 12, 15 हजार से ज्यादा सिपाही नहीं रहे होंगे। अब देखिए इन लोगों का काम क्या था, और बड़े प्यारे काम था इनके। देखिए, और इनकी याद में ही कसीदे गढ़े जाते हैं, नोट से लगा के सब जगह यही है। देश की सभी सड़कों के नाम ही इनके ऊपर है। संसद भवन में मूर्तियां उनकी है, हर चौराहे पे इनकी मूर्ति टंगी हुई है। उन लोगों की मूर्ति टंगी हुई है जिन्होंने क्या किया, मैं बताऊं आपको। ये क्या करते थे? संसद को स्मरण पत्र भेजते थे। भारत में जो संसद होती थी अंग्रेजों की, उसे याद दिलाते थे, भाई साहब ये काम थोड़ा कर दो यूं। या स्मरण पत्र का क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना। दूसरा काम होता था, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको संगठित करते थे। संगठित करने वाले कौन थे? ये अधूरे अंग्रेज थे जो बदकिस्मती से भारतीय थे। वो उन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करते थे, और उनको संगठित करने का मकसद ये होता था कि इनके बीच में से कोई भगत सिंह नहीं निकल जाए, इनके बीच में से कोई चंद्रशेखर नहीं निकल जाए,
ताकि उन दूसरे पढ़े लिखे लोगों को भी इस संस्कृति में डुबोना होता था। फिर शोषण की जानकारी देना, शोषण की जानकारी देना मतलब शोषण के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करना, अर्थात कि उनको बताना कि भाई साहब आप अन्याय कर रहे हो, पर अन्याय कर रहे हो तो अन्याय के खिलाफ खड़े होना काम नहीं था, क्योंकि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते तो अपने बाप के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि अंग्रेज तो उनके माई बाप थे। इसलिए इंग्लैंड पे पूरा इनको क्या था, भरोसा था, वहां के महाराजा महारानी जो भी उस समय रहे होंगे उनके ऊपर भरोसा था। संवैधानिक प्रशासनिक सुधार कि सभी नियम कानून कायदों में सुधार करें, पर उसके लिए विद्रोह की आवाज उन्होंने नहीं उठाई। क्यों उठाए? वो तो अंग्रेज लोग ही पीछे से उनको उंगली करते थे, तुम ऐसा करो तो वैसा करते थे, और इंग्लैंड की संसद पर उनके क्या थी, पूरी आस्था थी। आपको पता है कि बड़ी एक बहुत ही मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, उनको इंग्लैंड की संसद पर आस्था थी। आप और हम सभी लोग आज भी हम लोग गाते हैं हमारा राष्ट्रीय गान, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। क्या ये इसे क्या समझती हूं? ये इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम यहां पर आया था भारत में। अब उसके लिए कहा गया कि यार ये भारत में आया है, उसकी स्वागत के लिए कोई अच्छा गीत लिखा जाए। उस समय थे रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े कवि थे, पर अंग्रेजी संस्कृति में डूबे हुए थे, अंग्रेजों के बड़े प्यारे भक्त थे वो। और ये इस पे कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में मेरा जो इतिहास में इधर उधर से किताबें जुटाई उसमें मैंने पढ़ा है। उसको ये काम सौंपा गया रविंद्रनाथ टैगोर के, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और एक ही व्यक्ति को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला भारत में, रविंद्रनाथ टैगोर को। और वो इसलिए नहीं क्योंकि गीतांजलि किताब के ऊपर नहीं, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के इतने बड़े चापलूस थे, और उन्होंने ये जनगण मन जॉर्ज पंचम की याद में लिखा था। पहली लाइन ही क्या है, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, अर्थात कि जनता के ऊपर, गण का मतलब लोकतंत्र के ऊपर, मन का मतलब भारतीयों के मनों के ऊपर राज्य करने वाले हे जॉर्ज पंचम, तुम इस देश के भारत के भाग्य विधाता हो। अब पूरा उसको पढ़ना, वो किसी की याद में, किसी की चापलूसी में। और जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आया और जब उसके सामने ये गीत सुर से गाया गया तो जॉर्ज पंचम को पता नहीं चला। जॉर्ज पंचम जब वापस पहुंचा, अपने देश वापस पहुंचा कि वो क्या गाया था उन्होंने मेरी याद में, तब उसका ट्रांसलेट करके बताया गया कि तुम्हारी याद में तो ये लिखा गया है कि तुम तो भारत के भाग्य विधाता हो। और उसके 1 साल के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलता है। सोच लीजिए राजनीतिक आंदोलन उस समय किन लोगों के हाथ में था, जिसमें जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बहुत सारे आंदोलन हुए। आने वाले 2 दिनों में अपन उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, किताब भी पढ़ेंगे। पर मेरा ये मानना है कि मेरा यदि स्टूडेंट है तो उसे इतिहास का सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए। मैं तो वीडियो के माध्यम से खुली चुनौती भी देता हूँ कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे कोई गलत साबित करके बताएं। ये जो पढ़ाया गया है इसे वापस क्या कर लेना, पढ़ लेना। 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, गला बैठ गया।